हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो भी सवाल आए थे उनका एक प्रॉपर सलूशन मैं लेके आया हूँ। जो अगली शिफ्ट के विद्यार्थी होंगे उनके लिए काफी बेनिफिशियल सेशन है ये। ठीक है, तो फटाफट से ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला सवाल जो हमारे एग्जाम में आज आया वो पूछा गया था कि केरल में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं। तो देखिए, मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बोलते हैं और माँ की माँ को अम्मुम्मा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे इसका जो आंसर होगा वलियम्मा होगा। ठीक है, तो मलयालम भाषा में केरल से ये सवाल पूछा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, केरल से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, तो केरल के बारे में एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, अगला सवाल जो उन्होंने पूछा, अगला सवाल उन्होंने पूछा कि दांत के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं। देखिए भाई, दांत के उपचार के लिए जो सवाल आया उसमें लौंग के तेल का प्रयोग करते हैं, नीम के तेल का प्रयोग कीड़ों के लिए करते हैं, सिनकोना का जो तेल निकलता है उससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है, बादाम के तेल में विटामिन ई होता है। बट जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो लौंग का तेल होगा। और सवाल कुछ दूसरी तरीके से भी पूछा गया हो तो उसको हमने इस तरह से फ्रेम किया, लौंग ऑप्शन था। ठीक है, अगला सवाल जो पूछा गया इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए कि सवाल हमारे कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया देखिए, कौन सा पक्षी अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में आपके पास क्या क्या था, कौन सा पक्षी अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। विवेट पक्षी, वीवर बर्ड, इंडियन रॉबिन बर्ड, कौवा, फाख्ता। हमने आपसे कितनी बार बताया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है। जो बीवर बर्ड होती है, बया जो होती है, वो अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है और इसके जो नर हैं खूब सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं। 5-6 घोंसले बनाते हैं तो उसमें जो मादा होती है, जो सबसे खूबसूरत घोंसला होता है उसको चुनती है। और ये जो बया होती है ये ग्रुप में रहना पसंद करती है और जिससे जो परबच्चे होते हैं उनसे अपने बच्चों की रक्षा कर सके। ठीक है, अगला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया, क्या पूछा गया, मिट्टी के बर्तन को किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, मिट्टी के बर्तन को सबसे पहले जो कुम्हार होता है वो क्या करता है कि बर्तन के मिट्टी में शेप दे देता है, उसके बाद उसको सुखाता है, सुखाने के बाद एक विशेष प्रकार की वो आग बनाता है और उसमें अच्छे से उन बर्तनों को पकाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी जड़ की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए सवाल जो आया, निम्नलिखित में कौन सा जड़ की श्रेणी में नहीं आता। आलू, मूली, टेपियोका और गाजर। देखिए, मूली, टेपियोका और गाजर ये सब हमारे जड़ की श्रेणी में नहीं आते हैं। जड़ होते हैं, मूली जड़ होती है, गाजर जड़ होती है, टेपियोका भी हमारा एक तरीका का पौधा होता है और जो नीचे पाया जाता है जड़ में। आलू जो होता है ये हमारा तना है, स्टेम बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या होता है हमारा आलू, हमारा तना, स्टेम। तो ये हमारा जड़ नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्वेंटली इस तरह के सवाल लगभग आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट को समझ के जाइए। अगला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमों में से किस थीम को सब थीम में बांटा गया है। देखिए, जो हमारी फैमिली एंड फ्रेंड जो थीम है उसको सब थीम में बांटा गया है और उसकी सब थीम क्या है, एनिमल है, प्लांट है, रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है। ठीक है, तो ये जो हमारी थीम है वो हमारी इसको सब थीम में बांटा गया। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, थीम एंड सब थीम पे हर बार सवाल पूछा जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है पूछा गया, जो बोरा चावल की एक किस्म होती है
वो कहाँ पर पाई जाती है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, जो बोरा चावल की किस्म है वो असम में पाई जाती है, असम में। ठीक है, यह एक जैविक चावल होता है, जैविक चावल होता है। ठीक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यह एक जैविक चावल होता है। ठीक है, तो बोरा चावल की किस्म में ग्लूटेन की मात्रा सबसे कम होती है। तो ये एक विशेष तरह का चिपचिपा चावल होता है जो कहाँ पाया जाता है? आसाम में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। असम से सवाल जो पूछे जा रहे हैं तो वो ध्यान रखिए, एनसीईआरटी से जो पूरा जो हमारा ईवीएस का पेपर था बहुत ही आसान था। एनसीईआरटी के द्वारा पढ़ाए हुए सारे सवाल आए थे। तो इस तरीके से आपको असम पहन के, अभी तक वो झूम खेती के बारे में पूछ रहे थे, टीन खेती के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, मधुबनी चित्रकला के बारे में पूछ रहे थे। तो इस तरह के सवाल जो आ रहे थे आपके एग्जाम में, उसी से मिलते जुलते सवाल आपके एग्जाम में आए। ठीक है, अगला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा कि निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानिए। देखिए, ऐसे सवाल आपको नंबर देने के लिए आते हैं, मैं आपको बता दूं। और ऐसे सवाल में जो पूछा जाता है कि बेमेल को पहचानिए, तो आपको गलत नहीं करना है। देखिए, झील, तालाब और नदी ये सब जल से रिलेटेड है, और जो पर्वत है हमारा वो जल से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मगरमच्छ का शिकार क्यों किया जाता है? मांस और खाल के साथ इसकी दवाई के लिए और व्यवसाय कार्य के लिए। ठीक है, तो मगरमच्छ का शिकार इसीलिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोग इसका ध्यान रखिए। ठीक है, रेल टिकट में किस चीज का विवरण मिलता है? ट्रेन का नाम, नंबर, ट्रेन का नाम, नंबर, यात्रियों का लिंग एवं अंग, यात्री का नाम एवं पता, वयस्कों और बच्चों की संख्या। देखिए, किस चीज का विवरण मिलता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ट्रेन का नाम का पता मिलता है, नंबर का पता मिलता है, यात्रियों के लिंग और आयु का पता चलता है, और वयस्कों और बच्चों की संख्या का पता चलता है। ठीक है, ये सारी चीजों का पता चलता है। क्या नहीं पता चलता? वो आपका एड्रेस का पता नहीं चलता। तो सवाल, रेल टिकट में किस चीज का विवरण नहीं मिलता है, ये सवाल कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, तो नाम और पता नहीं मिलता, एड्रेस का पता नहीं चलता। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अगला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट है, कोझिकोड भारत के किस राज्य में है? तो देखिए, कोझिकोड जो होता है वो भारत के केरला राज्य में है। पहले ये कालीकट डिस्ट्रिक्ट में था, अब कोझिकोड एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे पूछा एग्जाम में, क्या पूछा कि पर्यावरण सीखने की वास्तविक चुनौती क्या है? ये है ईवीएस की पाठ्यपुस्तक कैसे होनी चाहिए। इसमें ऑप्शंस बच्चों से नहीं पता चल पाए, लेकिन इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ईवीएस की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? ईवीएस की पाठ्यपुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को अच्छे से अच्छी नॉलेज मिल सके। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ सवाल जो हमारे मैथमेटिक्स में आए। 3 या 3 से अधिक भुजा वाली जो आकृति है उसको क्या कहते हैं? जो 3 या 3 से अधिक भुजा से बनी आकृति होती है उसको हम आयत बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। देखिए, ये इसमें तो 4 भुजाएं हैं, वर्ग में भी 4 भुजाएं हैं, और यहाँ पे 3 भुजाएं हैं। 3 या 3 से अधिक भुजा, तो अगर 5 भुजा हो जाएगी तो पेंटागन हो जाएगा, 6 भुजा हो जाएगी तो हेक्सागन हो जाएगा। तो हमारा पॉलीगन इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, छोटे छोटे सवाल जो आ रहे हैं आपके एग्जाम में उनको समझ के जाइए, पेपर बहुत आसान आ रहा है। देखिए, 4 बत्तियां जो होती हैं हमारी वो 30 सेकंड,
45 सेकंड, 75 सेकंड और 1 मिनट पर झपकती हैं। दोपहर 1:35 बजे एक साथ झपकती हैं, तो किस समय एक साथ झपकेंगी? हमने कल आपको भी ये सवाल कराया था कि 30 एक साथ झपकने का जो एक साथ जब क्रिया करने का समय है तो आप उन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। 30, 40, 75 सेकंड है, एक मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड लिख सकते हैं। इन सब का आपको क्या निकाल लेना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना बच्चों आपको पता होगा। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 900 सेकंड। ठीक है, अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा इसको, 900 को सेकंड को 60 सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो किससे चेंज हो जाएगा? मिनट में आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो देखिए 15 मिनट बाद, 1:35 के ठीक 15 मिनट बाद वो फिर से एक साथ डिप, ठीक है, झपकेंगी। तो हमारा जो 1:35 का जो समय है उसमें 15 मिनट आप जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 1:50 हो जाएगा। इस तरह के रिपीटेड साइकिल की कोई भी सवाल है, सबसे पहले जो नंबर्स दिए गए हैं उनका एलसीएम निकालिए और उतने समय बाद, उतने मिनट बाद, उतने टाइम बाद वो दोबारा चीजें रिपीट होंगी। ठीक है, अगला सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 708 के दहाई के स्थान पे स्थानीय मान क्या होगा? देखिए, ये देखिए, ये इकाई का मान, ये दहाई का मान, ये सैकड़े का मान। तो भाई 0 लिखा हुआ है, तो 0 इंटू 10 दैट इज 0। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बहुत ही आसान सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में। 70 मत करके आइएगा, बहुत लोग भावनाओं में बह के 70 करके आ गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। कौन सी संख्या की उपयोगिता नहीं है? देखिए, अब मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन है कॉर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, एस्थेटिक। देखिए, जो कार्डिनल होते हैं उनको हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, नंबर काउंटिंग में। जो ऑर्डिनल होते हैं इनको हमको रैंक निकालने में यूज होता है, और जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं ये नेमिंग के लिए यूज होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है एस्थेटिक ही हम इनकी यूज नहीं है, इसलिए हम एस्थेटिक इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट बेस पे पूछे जा रहे हैं। पेडागोजी के जो सवाल है वो एप्लीकेशन बेस पूछे गए हैं, तो आप उनको भी जरूर करके जाइए। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बच्चे ने बताया कि ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड एंडेड इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द वे टू गेट 84 बाय मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। ठीक है, अब भाई 84 को दो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मेनी वेज हो सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? बहुत सारे होते हैं भाई। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर को और एच को वेरी करिए, बहुत तरीके से वैल्यूम मिल जाएंगे। इन हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 0 to 90? ठीक है, लिमिटेड नंबर्स आएंगे यहाँ पे, 0 से 90 के बीच में होल नंबर हमारे लिमिटेड होंगे। 25 कैन बी एडेड टू विच नंबर्स टू गेट द मल्टीपल ऑफ 10? यहाँ भी बहुत सारे नंबर मिलेंगे। यहाँ भी आपको बहुत सारी मेथड वे मिल जाएंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे वे मिल जाएंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे वे मिल जाएंगे। तो ये सारे हमारे ओपन इंडेड हैं, ओपन ओपन ओपन। यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, इसलिए हम क्लोज इंडेड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्लोज इंडेड का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल पूछा गया आपसे, ठीक है, सवाल ये पूछा गया कि एक स्कूल में लड़कियों की संख्या 4/7 है, लड़कियां लड़कों से 221 ज्यादा हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपसे मैं बताऊं, एक स्कूल में लड़कियों की संख्या 4/7 है, 4/7 है। ठीक है, तो इसका मतलब 7 हमारे पास टोटल लड़के हो जाएंगे, 7 हमारे पास लड़के और लड़कियों की संख्या हो जाएगी। अगर 7 टोटल है तो 4/7 लड़कियां, तो 4 लड़कियां हो जाएंगी और 3 लड़के हो जाएंगे। ठीक है,
अब एक चीज देखिए कि जब 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं तो कितना, लड़के कितने ज्यादा हैं, 1 ज्यादा है। और वो कह रही है कि लड़कियां लड़कों से 221 ज्यादा है। देखिए 7, 4/7 है तो 7 टोटल लड़के और लड़कियां हो जाएंगे। एक्चुअल में देखा जाए यहाँ के हिसाब से तो 4 लड़कियां हो जाएंगी, 3 लड़के हो जाएंगे। अब लड़कियां जो है लड़कों से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। वास्तविकता में वो कह रहा है कि 1 221 ज्यादा है, ठीक है, 221 ज्यादा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो यहाँ पे दी गई है, 221 दी गई है। और इसके हिसाब से कितना है, जब 1 की वैल्यू 221 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लड़के कितने हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 221 कितना हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर से रिपीट करो, 4/7 स्कूल में लड़कियों की संख्या है तो नीचे क्या होता है, टोटल होता है, लड़के और लड़की दोनों होते हैं 7। तो लड़कियां 4 तो लड़के 3। अब लड़कियां लड़कों से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा। अब 1 ज्यादा है और सवाल में क्या दिया है, लड़कियां लड़कों से 221 ज्यादा है, तो इस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 221 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 221 हो जाएगी तो 3 मतलब लड़के कितनी है, 3 है, 3 की कितनी हो जाएगी, 221 गुणे 3 663। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान की इन सवालों को ज्यादा आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक वृत्त में कितनी सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं। देखिए अगर मैं इस तरह से बात करूं और एक सर्कल खींच दूं तो देखिए एक लाइन तो ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। सिमेट्री का मतलब आप क्रॉस करिए, ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन सिमेट्रिकल हो जाए। ठीक है, एक लाइन ऐसे हो गई, एक लाइन ऐसे हो गई, बहुत सारी लाइनें आप ड्रा कर सकते हैं सेंटर से, तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द लाइन ड्रा हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल जो पूछा गया, वृत्त से आपसे सवाल पूछे गए, आपसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इनफाइनाइट इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा व्यगात्सी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। ठीक है, व्यगात्सी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, देखिए व्यगात्सी ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में नहीं बताया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम के बारे में नहीं बताया, पारस्परिक शिक्षण के बारे में नहीं बताया, सक्रिय अनुकूलन के बारे में बताया, तो सक्रिय अनुकूलन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आए जो आप लोगों ने एग्जाम में अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल जो पूछा गया, व्यक्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। देखिए वक्त के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता एवं वातावरण परीक्षाओं की संख्या। मैंने आपको बताया था कि D इज इक्वल टू H क्रॉस E। ठीक है, D इज इक्वल टू H क्रॉस E। H मीन्स हेरिडिटी लाइक आनुवंशिकता, E मतलब इन्वायरमेंट पर्यावरण। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डेवलपमेंट में सवाल जब भी पूछा जाए तो आप उसको टिक करके आइए। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या जो है मुख्यतः किस चीज से संबंधित है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो पठने संबंधी विकार है लेक्सिया होता है। ठीक है, लेक्सिया जहां पे दिया गया वो पढ़ने संबंधी विकार है।
ग्राफिया जहां दिया जाए वो गणना संबंधी विकार है, और बुद्धिलब्धि मतलब ये तो आईक्यू होता है, पठन अरुचि, पढ़ने संबंधी उसके अंदर रुचि नहीं है। तो ठीक है, मुख्यतः वो पढ़ने में उसको कठिनाई हो रही है, तो डिसलेक्सिया बीमारी से ग्रसित है। डिस्ग्राफिया हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं उनको आप अच्छे से करके जाइएगा, हमने एक वीडियो अपलोड किया है, हर सवाल में हर शिफ्ट में ये सवाल आ रहे हैं, वो भी हम आपको करा रहे हैं। ADHD आप करके जाइएगा अच्छे तरीके से, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ऑटिज्म, इन सबसे सवाल वो रेगुलर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः भाषा की कक्षा में बच्चों को देखिए अगला सवाल जो उन्होंने ये पूछा कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। व्याकरण के नियम समझा दिए जाए ताकि इस क्षमता को जल्दी सीख सकें। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया मुक्त रखें, अनावश्यक बोझ न डालें, कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए चॉम्स्की ने बताया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया था, LAD। तो इसमें जो नीचे के कुछ भी ना पढ़ाना, ये तो गलत है। अनावश्यक बोझ न डालें, ये भी गलत है। व्याकरण के नियम क्या है, बच्चों को इनिशियल स्टेज में नहीं समझाने चाहिए, ठीक है। विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, ये क्या कहते हैं, आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला सवाल जो आपसे पूछा, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे गए आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो अगला सवाल जो आपसे पूछा, उन्होंने पूछा कि कौन सी द्वितीयक एजेंसी स्रोत नहीं है, परिवार, स्कूल, धार्मिक केंद्र और मीडिया। देखिए परिवार हमारा प्राइमरी एजेंसी है, ठीक है। स्कूल सेकेंडरी है, धार्मिक केंद्र सेकेंडरी है, मीडिया सेकेंडरी है, तो प्राइमरी है इसीलिए द्वितीयक नहीं हो सकता, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल जो पूछा गया आपसे, कोलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था नहीं है। देखिए अब उन्होंने सवाल जो पूछा कि कोलबर्ग के नैतिक विकास की, मॉरल डेवलपमेंट की कौन सी अवस्था नहीं है, तो उसमें उन्होंने दे दिया कि अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल। देखिए कोलबर्ग साहब ने 3 लेवल दिया था और 6 स्टेजेस दिया था, ठीक है। 3 लेवल 6 स्टेजेस दिया था, जिसमें उन्होंने कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल के बारे में बताया था, बट अनकन्वेंशनल के बारे में नहीं बताया था। तो ये कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में नहीं शामिल है, ठीक है। अगला सवाल जो पूछा था कि अंग्रेजी को किस भाषा का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अंग्रेजी को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का अधिकार प्राप्त है। क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का अधिकार प्राप्त है। सवाल आपके एग्जाम में आता है, हिंदी को कौन सा दर्जा प्राप्त है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। आर्टिकल 343, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है। मेल जूनियर एलिफेंट होता है, फीमेल जूनियर एलिफेंट होता है, फीमेल सीनियर एलिफेंट होता है, और मेल सीनियर एलिफेंट होती है। देखिए हाथी के जो झुंड की मुखिया होती है वो सबसे सीनियर हथनी होती है, उनकी माँ होती है। तो ये आपको हमने कई बार आपसे पढ़ा है, सीटेट ने स्टेटमेंट में कई बार ये सवाल पूछा है, ठीक है। अगला सवाल जो आपसे पूछा कि गेहूं के आटे की चपाती बनाने का सही क्रम क्या है, तो हमने आपको सही क्रम लिख दिया है कि इस क्रम में अगर आप चपाती बनाएंगे तो ये सही क्रम है। गेहूं के आटे में नमक मिलाएं और डालें,
गुनगुना पानी मिलाएं और आटा तैयार करने के लिए मिश्रण को हिलाएं। 20 मिनट के लिए आटे को ढकें। आटे को छोटी गेंदों में विभाजित करें। गोल चपातियां बनाने के लिए एक बेलन का उपयोग करके छोटी गोलियों को गोल बनाएं। चपाती को गर्म तवा पर पकाएं। ये इसका सही क्रम है। ठीक है, ये सवाल आपसे आज के एग्जाम में पूछा गया, तो आपके मिस्टेक करने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए बहुत केयरफुली आपको सवाल करना है। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया कि जीन पियाजे की संक्रियात्मक अवस्था के ऊपर एक प्रश्न आया था कि भाई इस एज से इस एज तक बालक जो होता है वो किस स्टेज में होता है। ठीक है, तो जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक काल है उस पे एक एज पे सवाल पूछा गया था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति रहती है। इसका चिंतन साधारण व सरल होता है। वह भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक था कि एक लंबा व दूसरा चौड़ा गिलास जिसमें बराबर पानी भरा है। बारे में बालक या तो बता सकता है कि लंबे गिलास में पानी चौड़े गिलास की तुलना में अधिक है, परंतु यह नहीं बता सकता कि दूसरे गिलास की चौड़ाई अधिक है अतः पानी बराबर है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछे गए। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, तो इतने ही सवाल हम आपको कंप्लीट करके ले आ पाए। जो सवाल आपसे पूछे गए वो बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच के सवाल ज्यादा थे। हिंदी में जो सवाल पूछे गए उसमें आपसे बताया था कि जो पोएम्स पूछी गई, पैसेजेस पे सवाल पूछे गए और प्रत्यय पूछा गया, उपसर्ग पूछा गया, शब्द विलोम पूछे गए और संधि पे सवाल आया। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो हमारी जो पैसेज आए हुए थे पैसेज से सवाल पूछे गए। ग्रामेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम आए। ठीक है, और जो हमारा सवाल जो मेनली बना वो ईवीएस, सीडीपी और मैथमेटिक्स में बना। मैथमेटिक्स में वेन हिले से प्रश्न आया था। वेन हिले के ज्यामिति सिद्धांत से उन्होंने पूछा कि बच्चा इन आकृतियों को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो वेन हिले से 1-2 सवाल हमारे आए थे। भिन्न पे सवाल आए थे। ठीक है, और कुछ वेट पे सवाल आए थे कि भाई उन लड्डू को, डिब्बों को इतने बॉक्सेस में पैक करना है, तो ये सवाल आए थे। और एक एटीएम से सवाल आया था कि भाई वो एटीएम से पैसा निकालता है और पैसा निकालने के बाद इतनी नोट रखता है, इतनी नोट के बाद वो इतना पैसा, उसको 100 की इतनी नोट मिलती है, इतनी नोट कम हो जाती है तो कितना आता है। और एक ऐसा सवाल आया था कि एक माँ अपने बच्चों को बोलती है कि भाई जाके आप टॉफी दे के आइए अपने बच्चों को, तो 1/3 भाग अपने इस फ्रेंड को दिया, 1/2 भाग अपनी इन फ्रेंड को दिया, अब उसके पास कितनी टॉफी बची हुई है। ठीक है, और एक माँ अपने बच्चों से कहती है कि भाई जाके आप बाहर जाइए अपने नेबरहुड में जाके वहां पे ये डेटा काउंट करके ले आइए। तो डाटा हैंडलिंग की क्वालिटी वो डेवलप करना चाहती थी माँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो सवाल है प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज्यादा है। क्वेश्चन का जो लेवल था आज के पेपर का वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो आप जिन लोगों का कल एग्जाम है वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, और प्रैक्टिस करके जितना आप जाएंगे उतना अच्छा आपका एग्जाम होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं इस विद्या मंत्रा चैनल पे, तो चैनल को लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिएगा जरूर, और इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल जाएगा। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले वीडियो के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। विश यू अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट रिजल्ट एंड एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे।